हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, आज हम इस व्हीकल डेटा सेट के ऊपर काम करने वाले हैं। काफी पॉपुलर डेटा सेट है। इस डेटा सेट को देखिए समझने में, इससे ईडीए करने में हम बिल्कुल भी डेटा कोड लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, जो भी टाइम हमारा टाइपिंग में जाता था वो सारा हमने पहले ही कोड नोटबुक तैयार करके रख ली है। ठीक है, एक साथ हम इसको एक तरफ से समझना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आइए इस डेटा सेट के बारे में समझ लेते हैं। इसका इस जो चैनल लिंक में है वो देखिए आपको और भी वीडियो पड़े हुए हैं डीप लर्निंग मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट के। आप इनको भी ट्राई कर सकते हो, इसलिए चैनल को यहाँ पे सेट सब्सक्राइब के कर बारे में लीजिए। समझ लेते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपने लोकल वीएस कोड वगैरह में भी इसको साथ में कोड कर सकते हो। लेकिन आपको भी अगर कैगल में ही काम करना है, जैसे हम यहाँ पे अभी नोटबुक पे काम करने वाले हैं, तो आप सिंपली यहाँ कोड पे क्लिक करने के बाद क्रिएट नोटबुक पे क्लिक करोगे तो आपका भी ऐसा एक एम्प्टी नोटबुक खुल जाएगा। ठीक है, जहां से इससे आप वही सब बेसिक अपना सेल ऐड करके साथ में कोड लिख सकते हो। ठीक है, ये नोटबुक भी आपको जो हम आज कोड करेंगे साथ में, वो डिस्क्रिप्शन में उसको भी आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से क्लिक करके आप या तो डाउनलोड कर लीजिए या तो फिर इस तरह से एक नोटबुक खोल लीजिए। ठीक है, अब इसको हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सारा कोड देखिए पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग समझेंगे किस तरह से, इस व्हाइट बोर्ड पे समझेंगे जो समझने वाली चीजें होंगी। और यहाँ पे क्योंकि कोड लिखा हुआ है तो हमारा उस पर बिल्कुल भी टाइम नहीं जाने वाला है। ठीक है, हम इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपना वही बेसिक हेडिंग ईडीए करेंगे और मॉडल बिल्डिंग दोनों करने वाले हैं इसमें। ठीक है, ये अपने मिस्टर संजीन वो हैं जो हमको इंस्पायर करते हैं लेवलिंग करने के लिए, सोलो वो भी। तो हम अपना कोशिश करेंगे कि हम कैसे स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं अपने ईडीए के काम में। ठीक है, तो आई मस्ट बिकम स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये हमारे मिस्टर संजीन वो कहते हैं, इन्हीं से इंस्पायर होकर आगे अपना काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम अपनी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। नंपाई और पांडास हमारे डेटा फ्रेम के मैनिपुलेशन के लिए, सीबॉन और मैटप्लॉटलिब हमको चार्ट्स को प्लॉट करेंगे ईडीए के लिए, उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद देखिए हमारे जो यहाँ पे कॉलम्स हैं यानी कि जो फीचर्स हैं उनको हम एनकोड करने के लिए लेबल एनकोडर और ऑर्डिनल एनकोडर दोनों का यूज करने वाले हैं, क्योंकि काफी अच्छा डेटा सेट है तो ये दोनों का ही यूज इसमें हो जाएगा। तो आपको ये दोनों हम समझाएंगे अपने व्हाइट बोर्ड में चलिए। ठीक है, उसके बाद मॉडल सिलेक्शन में अपना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और क्रॉस वेल स्कोर। ठीक है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट तो हमने कई प्रोजेक्ट्स में लगाया लगाया तो हमने देखिए क्रॉस वेल स्कोर भी है, लेकिन एक बार फिर से आज इसमें लगाएंगे और अच्छे से आपको थ्योरी के साथ इसको समझाएंगे क्रॉस वेल स्कोर आखिर काम कैसे करता है। ठीक है, उसके बाद लीनियर मॉडल में, सॉरी, एक तो अपना ओजी लीनियर रिग्रेशन में इंप्लीमेंट करने वाले हैं। उसके बाद बैगिंग के लिए हम रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर का यूज करेंगे और बूस्टिंग के लिए हम एक्सजीबी रिग्रेसर का यूज करेंगे। ठीक है, बेसिकली हमारे जो इस प्रोजेक्ट में वैरायटी होने वाली है, एक होगा बूस्टिंग मॉडल, एक होगा अपना बैगिंग मॉडल और एक अपना ओजी लीनियर रिग्रेसर। ठीक है, उसके बाद हम अपने मॉडल की एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए मीन स्क्वायर्ड एरर और R2 स्कोर का यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये जो दो लाइनें होती हैं इंपोर्ट वार्निंग्स, ये इसलिए होती हैं जैसे फ्यूचर में कोई किसी लाइब्रेरी का फंक्शन डेप्रिशिएट होने वाला होता है तो हमें वार्निंग आती है जब हम उस सेल को रन करते हैं। ठीक है, वो ना आए इसके लिए हम यहाँ पे फिल्टर वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारा सेल हो गया, इसको रन कर लेते हैं। वैसे सब रन हो चुके हैं एक बार, लेकिन साथ में रन करते हुए चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक चीज समझने वाली है। जब आप यहाँ पे सॉरी, हाँ, कोड पे क्लिक करने के बाद आप जब क्रिएट नोटबुक पे क्लिक करते हो तो ये जो डेटा सेट है व्हीकल डेटा सेट, ये अपने आप देखोगे आपके राइट हैंड साइड में, यहाँ पे देखना है, ये डेटा सेट में अपने आप ये अटैच हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक, लेकिन इसके अंदर जब आप यहाँ पे क्लिक करके देखोगे तो आपको देखो चार डेटा सेट मिले हुए हैं, यानी जिसने भी देखिए डेटा सेट बनाया है, ये निहाल बिरला एंड टू अदर कोलैबोरेटर्स ने मिलकर साथ में डेटा सेट को क्यूरेट किया है। तो आप ये देखोगे इसमें कई इसके वर्जन अवेलेबल है। ठीक है, वर्जन 3, वर्जन 4, हम जिस पे काम करने वाले हैं वो ये देखिए कार डिटेल का वर्जन 3 है। ठीक है, यानी ये वाला, इसके सामने आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करोगे और यहाँ से कॉपी पैथ कर लोगे। ठीक है, pd.read.csv जो होता है हमारा डेटा को रीड करने के लिए होता है, हमने कई बार बेसिक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, तो ये सब बेसिक जो कमांड शुरुआत के होने वाली सब जल्दी स्किम थ्रू कर लेंगे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो समझने वाली चीजें उसे हम समझने में टाइम लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका जब लिंक कॉपी कर लोगे यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, pd.csv करेंगे हम, अपने डेटा को डेटा फ्रेम डीएफ में स्टोर कर लेंगे। ठीक है, अब df.sample5 करने से क्या होता है, रैंडम कोई भी 5 रोज सिलेक्ट होकर आ जाती है। ठीक है, ताकि हम ये हमने क्यों किया, ताकि हम डेटा को थोड़ा ओवर लुक देख सकें कैसा दिख रहा है, मतलब डेटा हमारा। तो सबसे पहले तो देखिए हमारे जो कार डिटेल्स वाले डेटा सेट, इसको आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे नीचे आओगे, ये देखो, तो आपको यहाँ पे सारे अपने जो कॉलम्स हैं जो कि यहाँ भी आप देख सकते हो, उनका यहाँ पे देखिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। जैसे नेम जो है, अब ऐसे ये सारे जितने भी कॉलम है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आप पढ़ते ही समझ जाओगे क्या इनका मतलब है। ठीक है, नेम है, नेम ऑफ द कार, ईयर है किस साल वो कार मतलब ये खरीदी गई थी, सेलिंग प्राइस क्या है उसका, कार का कितना किलोमीटर उस गाड़ी को चलाया गया था बेचने से पहले, ये सब बेसिक बेसिक है। उनका फ्यूल टाइप क्या है, डीजल, सीएनजी, एलपीजी, सेलर टाइप क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, ओनर कौन है, फर्स्ट हैंड है, सेकंड हैंड है, इस तरह से, माइलेज, इंजन, मैक्स पावर, वही जो बेसिक कार की प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो ये सारा हम यहाँ पे इसको लोड कर लिया हमने डेटा। ठीक है, अब हम डेटा डॉट शेप जब इसको एक बार रन करते हैं, सारे सेल हमने रन किए हैं कि नहीं, रन करते हुए साथ में चलते हैं। ठीक, ये सेल भी रन कर लेते हैं। हाँ, अब ये देखिए df.shape करने से क्या होता है, हमारा ये जो हमने डेटा लोड किया है कार डिटेल v3 वाला, इसका शेप आ जाता है। तो पहले जो होता है ये हमें नंबर ऑफ रोज बताता है, और जो सेकंड में है इसे हमें नंबर ऑफ कॉलम्स बताता है, यानी कि 8000 के अराउंड हमारे रोज होने वाले हैं और 13 हमारे टोटल फीचर्स यानी कि कॉलम है। ठीक है, उसके बाद df.info करने से क्या होता है, हमें बेसिक ओवरव्यू मिलता है हमारे डेटा का कि क्या उसमें डेटा टाइप है, कितनी उसमें नॉन नल वैल्यूज है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए नीचे 8 वाले से देखिए आपको क्लियरली देख के पता लग जाएगा कि हमारे जो बाकी नंबर है नॉन नल के 8128 है, लेकिन यहाँ पे 7907 है, यानी कि कुछ कम है, यानी कि यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं जो कि नल है। ठीक है, इनको हम बाद में कैसे फिल करते हैं या ड्रॉप करते हैं ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, वैसे हम ड्रॉप ही करेंगे, क्यों करेंगे आपको आगे बता देंगे। ठीक है,
अब ये देखिए यहाँ पे जो नीचे अभी आपको बताया 5 कॉलम सॉरी, जिनमें वैल्यू जो है मिसिंग है, उसको अगर स्पेसिफिक आपको चेक करना है तो उसके लिए आप क्या करते हो, डीएफ हमारे डेटा है ना, तो आप लिखते हो डीएफ डॉट इज एन ए डॉट सम, ठीक है। सारे कॉलम में जो भी नल वैल्यूज होते हैं उनका सम यहाँ पे आ जाता है। तो ओनर तक तो देखिए हमारे पास कोई भी वैल्यू नल नहीं है, लेकिन ये जो नीचे के 5 कॉलम्स हैं, इन सब में देखिए 200 के अराउंड यहाँ पे डेटा मिसिंग है, ठीक है। अब आप एक बात समझो, यहाँ पे टोटल हमारे पास 8000 के अराउंड हमारे पास डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, लेकिन उसमें से 220 के अराउंड वहाँ पे मिसिंग है। अब या तो आप देखिए, अगर आपको इम्प्यूट करना है तो एक हम आपको इंकरेज करेंगे कि इस प्रोजेक्ट को आप फिर से खुद से जब करना, तो वहाँ पे इन वैल्यूज को इम्प्यूट करके देखना। उसके लिए आप KNN इम्प्यूटर का यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप देखना सिंपल मीन से काम चल जाए तो मीन इम्प्यूट करके देख लेना। लेकिन चूंकि इतना छोटा परसेंटेज है, ये हमारे टोटल डेटा का 2% भी नहीं है, इसलिए हम ये सारे कॉलम में जो नल वैल्यूज है इनको हम ड्रॉप करने वाले हैं, ठीक है। वही हमने यहाँ पे लाइन पे ड्रॉप किया, लेकिन उससे पहले ड्रॉप करें हम एक बार डीएफ डॉट डिस्क्राइब लगा लेते हैं। ये हमें क्या करता है, बेसिकली जो भी हमारे न्यूमेरिक फीचर्स होते हैं, न्यूमेरिक फीचर देखिए क्या है, यानी कि इंटीजर, ये सारे न्यूमेरिक फीचर होते हैं, ठीक है, फ्लोट, ये सब न्यूमेरिक फीचर होते हैं। इनको हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करने से उनकी एक समरी बन के आ जाती है। जैसे जैसे कि समझिए, ये जो ईयर कॉलम था, इसका मिनिमम क्या है 1983, यानी कि कोई एक कार ऐसी है जो 1983 में खरीदी गई थी, ठीक है। मैक्सिमम क्या है 2020 में वो कार कोई एक ऐसी है जो खरीदी गई थी, वो बेचने के लिए भी आ गई है, मतलब 2020 में खरीदा और 2020 के आसपास ये डेटा आई थिंक कलेक्ट किया गया। इसमें डेटा जो कट ऑफ डेट है वो 2020 ही है, यानी कि बहुत रिसेंट डेटा नहीं है, या अराउंड 4 to 5 ईयर्स पुराना डेटा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस आपको एक मतलब ये आपको ग्लांस देता है, पूरे समरी देता है एक डेटा का। जैसे कि सेलिंग प्राइस को आप देखते ही बता दो कि मीन कॉलम में कि 6.38 मिलियन, आई थिंक ये रुपीज में होगा, ठीक है, ये रुपीज में ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा वैसे दिखा रहे हैं यहाँ पे E टू द पावर यानी 10 टू द पावर करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। बाकी आई थिंक इंडियन डेटा सेट है, क्योंकि ये देखो कार्ड देखो, वेबसाइट जो है इंडिया की, उसका डेटा कलेक्ट किया हुआ है, तो आई थिंक ये लैक्स में ही रुपीज होने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सीट्स देख के समझ में आता है वो गाड़ी कितना सीटर है, ठीक है। उस तरह का यहाँ पे टोटल हमारा डेटा डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। अब ये जो हमारे नीचे के कॉलम थे, इन सबको हमें ड्रॉप करना है, तो डीएफ ड्रॉप एन करते हैं। इन प्लेस इक्वल टू ट्रू करने से क्या होता है, दोबारा हमें असाइन नहीं करना पड़ेगा डीएफ में। और इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू, ये क्या होता है, ये देखिए सामने लिखा हुआ है। अब होता क्या है, इसको चलिए व्हाइट बोर्ड में समझते हैं। नहीं, आप बोलोगे व्हाइट बोर्ड में तो सर कुछ समझा ही नहीं रहे, ठीक है। तो व्हाइट बोर्ड इसमें होता क्या है, जैसे कि कोई वैल्यू है, मान लीजिए 0 1 2 3 करके इंडेक्स करके यहाँ वैल्यू लिखी हुई है। मान लीजिए कोई एक नाम लिखा हुआ है अमन, यहाँ पे लिखा हुआ है नमन, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ भी आप नेम ले सकते हो, सागर, साहिल, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक नल वैल्यू है 4 नंबर में, एन ए मान लीजिए आप, या फिर आप पूरा नली लिख लो, ठीक है। और 5 में फिर से कोई नेम है, मान लीजिए पीपी, ठीक है। अब जब आप इसको यहाँ से वैल्यू को ड्रॉप करोगे नल वाली को, होगा क्या, ये इंडेक्स जो है रीसेट नहीं होता, ये इसी तरह से बना रहता है, 0 1 2 3 और 5, 4 वाला जो है यहाँ से मिसिंग हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं जो इसका ऑर्डर है ये प्रिजर्व रहे। हम क्या चाहते हैं, ऐसे ना होने की वजह ये हो जाए 0 1 2 3 और 5 की जगह 4 हो जाना चाहिए, क्योंकि जब 4 हट गया तो इसको 4 हो जाना चाहिए, तो ये 4 हो गया, ठीक है। अब इस तरह से डेटा हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं तो यही यहाँ पे सिंपल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए कहाँ तक डेटा हमने रन किया था, यहाँ तक रन किया था, ये रन कर लिया था, इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको रन कर लेते हैं ताकि डेटा ड्रॉप हो जाए। अब ये देखिए यहाँ डेटा ड्रॉप कर लिया। अब हम फिर से एक बार सैंपल 5 लगा के देखते हैं। वैसे आपको कुछ दिखेगा नहीं, क्योंकि नल वैल्यू जो थी वो छुपी हुई है, टोटल 8000 रोज है, उसमें से सैंपल 5 लिए गए, तो आपको दिखेगा नहीं। लेकिन आप इसको रन करने के बाद सेल आपकी जो नल वैल्यूज है वो अपने आप ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद फिर से हम एक बार शेप देख लेते हैं अपने डेटा का। 7900 के अराउंड हो, पहले कितनी थी 8100 के अराउंड थी, यानी कि 200 के आसपास डेटा पॉइंट्स हमारे ड्रॉप हो गए, ठीक है। उतने ही होने भी चाहिए। अब यहाँ से हमारा असली काम शुरू होता है ईडीए का, ठीक है, जिसके लिए आप यहाँ पे आए हुए हो, ठीक है। तो ईडीए का हम देखिए क्या करते हैं, एक एक करके हमने यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं सबके ऊपर, ठीक है। उन चार्ट्स के माध्यम से प्लॉट करके हम उसका आंसर करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आप इस तरह से तो समझो कि जैसे आपका कोई मैनेजर है, वो आपसे आगे कहता है कि ये देखो हमारा डेटा सेट है कंपनी का, उससे हमको क्या करके दो, व्हाट आर द टॉप 20 फ्रिक्वेंट कार ब्रांड्स इन द डेटा सेट, यानी हमारे इस डेटा सेट जो आपको वो देगा उससे निकाल के दो उसको कि 20 मोस्ट फ्रिक्वेंट कार ब्रांड कौन से हैं, ठीक है। ये आप कैसे निकालोगे सोचो। अब यहाँ पे ये हमारे डेटा सेट है, ठीक है। अब उसने हमसे स्पेसिफिकली पूछा हुआ है कार ब्रांड्स के बारे में, जो कि इन्फॉर्मेशन में नेम वेरिएबल में दी हुई है। नेम वेरिएबल में आप अच्छे से देखोगे तो जो पहला वर्ड है उसका ब्रांड है महिंद्रा, ये तो उसका देखिए गाड़ी का वो है ना बेसिकली। जैसे कि कोई ले लीजिए हाँ, जैसे कि आपके टोयोटा की फॉर्च्यूनर गाड़ी, आप टोयोटा यहाँ पे कंपनी का नाम है, ब्रांड है, लेकिन जो फॉर्च्यूनर है वो आई थिंक उसका मॉडल है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें नेम से जो पहला वाला शब्द है, स्ट्रिंग में जो पहला वाला बेसिकली वर्ड होगा, समझा रहे भैया आपको क्या है, वो सारा उस कंपनी का नेम है, सॉरी ब्रांड का। महिंद्रा हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, Hyundai हो गया, मारुति हो गया, फोर्ड हो गया, ठीक है। यानी हमें खाली पहले वर्ड पे ध्यान देना है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हमने सिंपली किया है, समझो आप डीएफ का नेम जो फीचर है, यानी कि ये वाला, ठीक है। हमने इसके लिए क्या किया है, .str.split। स्प्लिट करने से क्या होता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको व्हाइट बोर्ड में समझा देते हैं। स्प्लिट करने से क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी का कोई एक बहुत बड़ा वर्ड लिखा हुआ है, स्ट्रिंग ए बी बी सी सी डी, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है, ए इक्वल टू,
अब हम जब इसको डॉट स्प्लिट करते हैं तो स्प्लिट करने से क्या होता है, एक लिस्ट बन जाती है जिसमें सारे वर्ड सेपरेट हो जाते हैं कॉमा से। अब लिस्ट को तो आपको पता है कैसे एक्सेस करते हैं, ये इंडेक्स 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, हम 0 वाला लिए ले रहे हैं, वही यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है स्ट्रिंग का 0। तो सबसे पहले हमने स्प्लिट किया, स्प्लिट करने के बाद हमने 0 वाला ले लिया, क्योंकि पहले पे ही तो नाम होगा, हमें खाली पहला वाला चाहिए, ठीक है, उसी को हम यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये डीएफ नेम में हम ले लेते हैं। अब डीएफ नेम डॉट वैल्यू काउंट, अब डीएफ नेम में है क्या, अब डीएफ नेम में तो देखिए क्या होगा, हमारा नेम जो कॉलम है इसके अंदर हमारी कंपनी के नेम होंगे, जैसे अपना महिंद्रा, ठीक है, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू, ये ब्रांड होंगे। अब इसी में हम क्या करें, डॉट वैल्यू काउंट करें। वैल्यू काउंट करने से क्या होता है, बेसिकली कितनी बार कौन आया हुआ है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, उसका काउंट, ठीक है। और उसके बाद जब एन लार्जेस्ट 20 करते हो, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार 20 वाले नंबर हैं वो शॉर्ट होकर ऊपर आ जाएंगे, और सिर्फ वही 20 हम यहाँ से ले लेंगे, ठीक है। आपको अगर ये कम समझ में आ रहा है तो एक काम करते हैं, ये लाइन को कॉपी करते हैं, ठीक, कॉपी, ये सेल पहले एक बार रन कर लेते हैं। हाँ बन गया। अब एक बार आपको सेल फिर से यहाँ पे पेस्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं आखिर इसका मतलब क्या है। इस लाइन का खाली है, इसमें से 20 जो है, अच्छा इसमें असाइन हो रहा है इसको, हाँ, इसको फिर से करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। ये देखिए जो कार जो देखिए कंपनी का, सॉरी कार का जो नेम था वो यहाँ पे देखिए इंडेक्स बन के आ गया इस साइड पे देखिए, और वहीं जो वैल्यू काउंट है वो कितनी बार आया हुआ है वो नेम टोटल डेटा सेट में हमारे वो यहाँ पे काउंट आ गया। उसके बाद जब एन लार्जेस्ट आप 20 करते हो तो शॉर्ट होकर ऊपर से जो 20 है, यानी यहाँ तक जहां तक भी 20 होता है इतने आ जाते हैं, बाकी सारे ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है। तो वही यहाँ पे हमने किया हुआ है, उसको हटा देते हैं, क्योंकि नोटबुक जब आपके साथ शेयर करेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, ठीक। तो ये दो हमारी ये लाइन करने हैं बस, अगर ये दो आप लाइन समझ गए तो बाकी तो आपको बेसिक बार प्लॉट हम प्लॉट करें जो आपको हजारों बार आपको चैनल में दिखाया हुआ है पहले से। सबसे पहले आप फिगर साइज सेट करते हो, आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे 10 और 6 हमने ट्राई किया, आप यहाँ पे 8 4 डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ट्राई करो, उसका जो साइज है, शेप है, सॉरी, ये बदल जाएगा, ठीक है। आप ये देखिए जब आपको बार प्लॉट इस तरह से प्लॉट करना होता है तब एसएनएस डॉट बार प्लॉट का यूज करते हो, ठीक है। इसके अंदर आपको दो वैल्यू देनी होती है, एक्स की और वाई की। एक्स में हम क्या करना है, इसे ब्रांड काउंट का डॉट इंडेक्स। अब इंडेक्स का क्या मतलब हुआ, अभी आपको ऊपर बताया था, ये देखो जब आपने यहाँ पे कॉलम ये नेम बना लिया तो यहाँ पे ये जो नेम है कंपनी की ये इंडेक्स में हो गए ना, और ये जो ये सॉरी ये जो ये है ये इनके वैल्यूज हो गए, ठीक है। वही हमने यहाँ पे किया हुआ, इंडेक्स ले लिया हमने एक्स एक्सिस में, यानी कि यहाँ पे ये देखिए एक्स एक्सिस में आ गया, और वैल्यूज ले लिया हमने वाई एक्सिस में, यानी ये देखिए, और वही को हमने उसको प्लॉट कर दिया। पैलेट ले लिया, वर्डी से एक कलर पैलेट होता है सीबॉन में, और रोटेशन इक्वल टू 45 करने से क्या होता है, एक्स टिक में, यानी एक्स में जो नेम लिखे हुए हैं, ये देखिए कंपनी के जो नेम है इनको 45 से हमने रोटेट कर दिया डिग्री से। इससे क्या हो रहा है, ये देखिए मारुति और हिंडई क्या था आपस में, इनके वर्ड्स जो है एक दूसरे पे क्लैश कर रहे थे, पढ़ में नहीं आ रहे थे, तो 45 डिग्री क्लैश करने में, सॉरी रोटेट करने में क्या हुआ, सारे अच्छे से यहाँ पे प्लेस हो गए, ठीक है। तो यही हमने बेसिक किया। एक्स लेवल वाई लेवल जो होता है वो यहाँ पे लिख के आता है, एक्स लेवल वाला देखिए नीचे लिख के आता है, और वाई लेवल वाला जो लिखोगे आप यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी वो देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है, ठीक है। और टाइटल जो है ये ऊपर लिख के आता है। तो इसको हमने रन कर ही चुके हैं, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताता है टॉप 20 ब्रांड्स ऑफ कार। तो बेसिकली आप या तो ये उसके साथ अपने मैनेजर के साथ ये इमेज शेयर कर दोगे प्लॉट अपना, या फिर आप उसको मैनुअली भी बता सकते हो वर्बली कि क्या यहाँ पे इनके टॉप 20 ब्रांड्स है, ठीक है। तो ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया, टॉप 20 फ्रीक्वेंट कार ब्रांड्स, ठीक है। अभी दूसरा हम देखते हैं, हाउ हैज द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ कार चेंज ओवर द ईयर्स, यानी कि हमारे जो डेटा सेट है उसमें निकाल के दिखाना है कि सेलिंग प्राइस कैसे ओवर द टाइम घटी है या बढ़ी है, ठीक है। अब इसको कैसे कर सकते हैं हम, हमारा डेटा देखते हैं सबसे पहले ऊपर, ठीक है। अब हमें चूंकि ईयर वाइज बताना है कि ओवर द ईयर्स क्या हुआ है सेलिंग प्राइस के साथ, तो हमें जो भी करना है ईयर कॉलम के साथ करना है। तो हम कर क्या सकते हैं, समझो आप, अगर आपने तो पहले कोड दिखाते हैं पहले आपको, ये देखिए अगर आपको ग्रुप बाय नहीं पता है तो ये बेसिकली आपने अगर एसक्यूएल में काम किया है तो उसी की तरह है बेसिकली। यहाँ पे मान लीजिए ईयर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ईयर तो आपके वही 1996 7, ठीक है, 1998 वगैरह ईयर करके वैल्यूज दी हुई होंगी, तो जो भी 1997 की वैल्यूज वो सारा एक ग्रुप में आ जाएंगे, 1998 में जहां जहां मेंशन हुआ होगा वो सारा एक ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 3 ग्रुप दिए हुए हैं, 1997 का, 1998, 9, 2000 और 2001, ठीक है, ये 5 ईयर दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करें, उन ग्रुप करने के बाद उनको सेलिंग प्राइस से सम कर रहे हैं। इस ईयर जहां जहां ये ईयर आया होगा इस डेटा सेट में उनके सामने उनका सेलिंग प्राइस लिखा होगा, ठीक है। वो सेलिंग प्राइस हम उस ग्रुप के हिसाब से लेंगे, सबको सम करेंगे, सम करने के बाद सम प्राइस ईयर में असाइन कर देंगे। तो बेसिकली इसके सामने इसका यहाँ पे सम आ जाएगा, 1997 मान लीजिए 20 मिलियन की सेलिंग हुई, उसके बाद उसके बाद इसमें सबकी वैल्यूज आ जाएगी, और यही हम वहाँ पे वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, ठीक है। सम प्राइस ईयर में वैल्यू आ गई। अब वही से फिर से हमने फिगर साइज सेट किया। अब हम देखिए, अब हमें प्लॉट क्या करना है समझिए। अब हमें बेसिकली यहाँ पे प्लॉट करना है, ये देखिए एक यहाँ पहले से ही प्लॉट है, वैसे एक बार रन कर देते हैं सेल को दोबारा से। हाँ, अब ओवर द ईयर्स, ये देखिए नीचे एक्स एक्सिस में देखिए ईयर्स दिए हुए हैं, क्या सेलिंग प्राइस में फर्क पड़ा हुआ है, ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस में। तो हम यहाँ पे एक प्लॉट कर रहे हैं जिसमें एक्स एक्सिस में हम क्या करें, इंडेक्स यानी कि ईयर, और वाई में क्या है उनकी वैल्यूज यानी कि टोटल उनका जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है। ये हमारे एक्स वाई एक्स को मार्कर इक्वल टू ओ करने से क्या होता है, ये जो आपको ये रेड डॉट्स दिख रहे हैं,
ठीक है। और लाइन स्टाइल इक्वल टू ये, यानी सॉलिड लाइन रहने वाली है। अगर आप यहाँ पे दो इस तरह से लिख दोगे तो डॉटेड आ जाएगी, ठीक है। कलर रेड, तो हमने रेड कलर चुन लिया, ठीक है। एक्स लेवल वाई लेवल वही है अपना, जो लिखना चाहो आप। एक्स में हमने लिखा है ईयर ऑफ सेलिंग द प्राइस, ये देखिए यहाँ पे लिख के आ गया। वही ये सब बेसिक, इससे नहीं जाते हैं। लेकिन एलटी डॉट ग्रिड प्रूव करने से क्या होता है, ये देखो आपको जो लाइंस दिख रही हैं ये बन के आ जाती है, ग्रिड बन के आ जाती है, ठीक है। एक्स स्टिक्स में करने से क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, देखो ये जो ईयर थे ये बेसिकली 10 टू द पावर में लिख के आ रहे थे, तो उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करके रोटेट कर दिया 45 डिग्री, ताकि ओवरलैप ना करे एक दूसरे के ऊपर। वही यहाँ पे बन गया। अब इस प्राइस, इस चार्ट में क्लियरली दिख रहा है 1994 से जो ट्रेंड है, बेसिकली लोग अपनी सेकंड हैंड कार बेचना काफी पसंद करते हैं, सेकंड हैंड हो या थर्ड हैंड हो। तो ओवर द टाइम जो है इसकी सिर्फ जो सेलिंग सेकंड हैंड मार्केट को सेल, मतलब सेकंड हैंड कार्स का जो मार्केट है वो ग्रोथ देखिए उसमें कितना एक्सपोनेंशियल हुआ है, ठीक है। अभी चूंकि ये डेटा सिर्फ 2020 तक ही अवेलेबल है, तो यहीं तक वो देखिए उसके बाद सडन ड्रॉप आया, लेकिन आप इसको एक्सक्लूड कर सकते हो। आप इन जनरल देखो क्या ही डेटा में राइज आया हुआ है, यानी ये काफी बड़ा मार्केट था कैप्चर करने के लिए, ठीक है। तो यही हमारे इस चार्ट से कंक्लूड होता है कि ओवर द ईयर्स जो मार्केट है इसने काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद तीसरा टाइप क्वेश्चन देखते हैं अपना, हाउ डज द टाइप ऑफ फ्यूल अफेक्ट द एवरेज सेलिंग प्राइस। अब देखिए जो कार होता है उसमें काफी टाइप का फ्यूल होता है, ठीक है। ये पहले चार्ट देख लेते हैं। जैसे कि गाड़ी जो होती है वो डीजल से भी चल सकती है, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी। तो वही हमने सबसे पहले एक बार इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए सबसे पहले अपने डेटा से हम निकालते हैं कि हमारे आखिर जो डेटा पॉइंट दिए हुए उसमें किस टाइप की गाड़ियां हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, डी फ्यूल डॉट वैल्यू काउंट करते हैं, तो हमारे पास सभी कार का वैल्यू काउंट आ जाएगा टाइप ऑफ फ्यूल में, ठीक है। उसी में पाई चार्ट एक प्लॉट करते हैं, वैल्यूज आ जाएंगी अपनी, उनके अंदर का जो लेवल है वो इंडेक्स यानी नेम आ जाएगा, ठीक है। ऑटो पीसीटी करने से क्या होता है, अगर पॉइंट के बाद 1 लिखा हुआ यानी कि सिर्फ पॉइंट के बाद 1 फ्लोट नंबर दिखाई देगा। जैसे 54 के बाद देखिए सिर्फ एक 4 है, अगर हम यहाँ पे 2 कर देंगे ना 54.4 के बाद जो सेकंड डिजिट होता है वो भी दिखने लगेगा। और कलर इक्वल टू एसएनएस डॉट कलर पैलेट, ये आपको बेसिकली आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सजेशन में आ जाएगा। ये कलर पैलेट होता है अपने सीबॉन का, वही यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है, ठीक है। टाइटल में हमने लिखा टाइप ऑफ फ्यूल और शो करा दिया। तो ये प्लॉट करने से हमें क्या दिखा कि हमारी जो डेटा सेट में डीजल की सबसे ज्यादा गाड़ियां हैं, उसके बाद पेट्रोल की गाड़ियां, एलएनजी सीएनजी तो मान लीजिए बहुत ही कम है। इस तरह से आप समझिए इसको कि अच्छा ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं होने वाला है एलपीजी सीएनजी का, लेकिन हम डीजल और पेट्रोल में ही समझ लेते हैं, ठीक है। अब जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, हाउ डज द टाइप ऑफ फ्यूल इफेक्ट, इसका हम आंसर करते हैं, ठीक है। उसके लिए हम सिंपली करना क्या पड़ेगा, फ्यूल के हिसाब से सेलिंग प्राइस निकाल ले हम, तो हम समझ जाएंगे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो फ्यूल्स हमने ग्रुप किया, जैसे यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व किया था हमने, ये इसी की तरह हम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने फ्यूल टाइप से ग्रुप कर दिया, चूंकि टोटल 4 टाइप है, सीएनजी, डीजल, एलपीजी, पेट्रोल, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस का सम कर लिया, यानी हर फ्यूल में क्या सेलिंग प्राइस का टोटल, सॉरी मीन कर लिया, यानी ऑन एन एवरेज हमने उस फ्यूल टाइप के हिसाब से सेलिंग प्राइस निकाल के प्राइस टाइप फ्यूल में स्टोर कर लिया, ठीक है। एक्स एक्सिस में उसका इंडेक्स आ गया, यानी कि नेम आ गया, सीएनजी, डीजल, एलपीजी, पेट्रोल। और वाई एक्सिस में उसका वैल्यूज आ गए, यानी कि सेलिंग प्राइस से वो आ गए, ठीक है। उसको हमने कूल वार्म पैलेट लेके प्लॉट कर दिया, ठीक है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ये सब जो लिखा है ये देखिए यहाँ पे, ये बेसिकली देखो ये जो 4 लाइनें नीचे की है ना, ये बार बार एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेम लाइन है, ठीक है। और दूसरी बात ये बहुत ही बेसिक है, एक बार अगर आप समझ लेते हो सारे चार्ट में आपको वही करना होता है, क्योंकि आप बिना इनके नहीं दे सकते हो टाइप ऑफ फ्यूल, वो ये सब लिखे बिना टाइटल और एक्स टाइटल अच्छा नहीं लगता है चार्ट, है ना। तो आप ये सब बेसिकली ये सारा इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो हमें क्लियर दिख रहा है कि डीजल वाली जो गाड़ियां हैं उनका सेलिंग प्राइस एवरेज बहुत ही ज्यादा है, यानी कि जो अगर आपकी गाड़ी डीजल वाली है और आप उसको बेचने जा रहे हो मार्केट में, उसका आपको अच्छा रेट मिलता है ऑन एन एवरेज बाकी टाइप की गाड़ियों से, ठीक है। ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस अपने चार्ट से, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन था ओरिजिनली कि हाउ डज द टाइप ऑफ फ्यूल इफेक्ट, तो ऑफकोर्स इफेक्ट करती है कि गाड़ी जो डीजल टाइप की होगी वो ज्यादा अच्छी मार्केट वैल्यू में बिकती है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन होता है, हाउ डज द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन अफेक्ट द एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ कार। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, उसी की तरह पहले सबसे पहले हम देखते हैं किस टाइप का ट्रांसमिशन वही ऑटोमेटिक मैनुअल जो गाड़ियां टाइप होता है वही हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे डेटा सेट में किस तरह की डेटा सॉरी कार के टाइप है। तो इसलिए ट्रांसमिशन में हमने वैल्यू काउंट निकाल लिया और उसका फिर से पाई चार्ट प्लॉट कर दिया, जैसे अभी ऊपर किया था, ठीक है। तो सेम तरह से बन के आ गया। मैनुअल देखिए सबसे ज्यादा गाड़ियां हमारे पास मैनुअल वाली हैं डेटा सेट में, ऑटोमेटिक वाली सबसे कम है, ठीक है। यानी जिसकी गाड़ी ऑटोमेटिक वाली है वो अपना अपना बेचना पसंद नहीं करता, वो यूज ही कर रहा होगा, ऐसा मान के चलो, क्योंकि हमारे पास डेटा कलेक्ट ही नहीं हुआ उसका, ठीक है। अब इसको जो कि आंसर में ये करना है कि किस तरह से एवरेज सेलिंग प्राइस अफेक्ट करता है, तो वही सेम कोड हम फिर से लगा सकते हैं। ट्रांसमिशन से हम ग्रुप बाय कर देते हैं और सेलिंग प्राइस से उसका मीन निकाल लेते हैं, तो कि हमारा क्या आ जाएगा, हर ट्रांसमिशन टाइप के लिए यानी कि ऑटोमेटिक और मैनुअल वालों के लिए क्या एवरेज सेलिंग प्राइस है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद 12 प्लॉट हम वही सिंपल इसी तरह प्लॉट करेंगे। एक्स एक्सिस में अपना नेम आ जाएगा जो था ऑटोमेटिक मैनुअल, और वाई एक्सिस में उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। वही बेसिक प्लॉट किया। तो जो प्लॉट किया तो हमें क्या दिख रहा है कि जो ऑटोमेटिक वाली गाड़ी होती है वो ऑफकोर्स महंगी बिकेंगी। वैसे तो हमारे पास डेटा खाली 13% है इसका, लेकिन जो ऑटोमेटिक वाली गाड़ी होती है उसकी डिमांड ज्यादा होती है और साथ में वो महंगी आती भी है तो बिकती भी महंगी है ना। तो ऑटोमेटिक मैनुअल में क्लियर डिफरेंस है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है तो कि जो टाइप ऑफ सेलर है वो हमारे प्राइस को कैसे अफेक्ट करता है, यानी कि टाइप ऑफ सेलर मतलब
कौन बेच रहा है गाड़ी को, इंडिविजुअल बेच रहा है, किसी डीलर के बीच से हो रहा है काम, या फिर ट्रस्ट मेकर डीलर, ट्रस्ट मार्क डीलर। अब ये क्या है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये डीलर और इंडिविजुअल तो हम जानते हैं, ठीक है। तो वही हमने किया, सबसे पहले एक पाई चार्ट प्लॉट किया ताकि देखें हमारे डेटा सेट किस तरह से इन तीनों मतलब हमारे डेटा सेट में क्या रेशियो है इन सभी टाइप्स का। तो हमने उसका बेसिकली एक पाई चार्ट बना लिया, जैसे अभी ऊपर सब बनाया था बेसिक है। तो यहाँ पे हमने दिखा है कि इंडिविजुअल वाले हमारे पास सेलर सबसे ज्यादा है गाड़ी के, यानी आदमी मैन टू मैन ज्यादा बेचता है, डीलर के माध्यम से बेचना पसंद नहीं करता है, ठीक है। अब इससे हम अपना देखना है इफेक्ट किस तरह से करता है, तो वही सिंपल अपना ग्रुप बाय करेंगे सेलर टाइप से और सेलिंग प्राइस का मीन निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमने यहाँ पे बार प्लॉट वही ऊपर की तरह सेम वही लाइन प्लॉट की, हमें क्या दिखता है कि जो डीलर के बीच से हम जो कार बेचते हैं उसका हमें अच्छा एवरेज सेलिंग प्राइस मिलता है, यानी कि हम जो इंडिविजुअल बेचने जाते हैं तो बेचते तो हम लोग बहुत है, ये देखिए हमारा चार्ट दिखा रहा है, लेकिन हम उसका अच्छा प्राइस नहीं ले पाते हैं। वही डीलर के बाद जो प्रैक्टिस होती है, निगोशिएशन स्किल्स होती है, वो हमारी कार का बेटर प्राइस हमें दिलवा सकता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जो गाड़ी है वो किसी डीलर के माध्यम से बेचें, ताकि हमें जो प्राइस है वो उसका ज्यादा रीजनेबल मिले, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज द नंबर ऑफ प्रीवियस ओनर अफेक्ट द एवरेज सेलिंग प्राइस, यानी कितने प्रीवियस ओनर होने चाहिए, फर्स्ट हैंड है गाड़ी, सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, फोर्थ हैंड, कितना अफेक्ट करता है प्राइस, ठीक है। अब ऑफकोर्स हमें पता है चूंकि हम ह्यूमंस हैं, लेकिन हमारी देखिए मशीन क्या बता रही है, हमारे डेटा पॉइंट्स क्या बता रहा है, ठीक है। ओनर से हमने ग्रुप बाय कर दिया पर्टिकुलर की फर्स्ट है, सेकंड हैंड है, थर्ड हैंड है, और फिर सेलिंग प्राइस का मीन निकाल लिया, ठीक है। ये ओनर प्राइस में आ गया हमारे। अब सिंपल हमने वही ऊपर की तरह बार प्लॉट किया, एक्स में इंडेक्स आ गया, यानी कि ये जो नेम्स आ गए, और वाई में हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है यहाँ पे। अब इसको हमने प्लॉट किया तो ऑफकोर्स आपको क्लियरली दिख रहा है जो गाड़ी टेस्ट ड्राइव वाली यानी कि बिल्कुल नई है वो तो ऑफकोर्स सबसे ज्यादा महंगी बिकेगी, क्योंकि वो नई गाड़ी है, उसका टेस्ट ड्राइव लिया है खाली। लेकिन जो फर्स्ट ओनर वाली गाड़ी होती है वो देखिए सबसे ज्यादा दाम में जा रही है, उसके बाद जो सेकंड ओनर उससे कम, थर्ड उससे कम, फोर्थ उससे कम, क्योंकि रियल लाइफ में भी ट्रू है ना, इसी तरह से होता है। जो गाड़ी फर्स्ट हैंड होती है सबसे महंगी बिकती है, और जो फोर्थ हैंड होती है वो लगभग मतलब गर्ड प्राइस में मिलती है, बिल्कुल है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब यहाँ से हमारा सारा ईडीए हो गया खत्म, ठीक है। अब ईडीए के बाद हम अपना स्टार्ट करते हैं मॉडल बिल्डिंग, ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखिए मॉडल बिल्डिंग से पहले एक आपको चीज दिखाते हैं, ठीक है। डेटा प्री प्रोसेसिंग की हमने हेडिंग डाल दी। अब सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जो हमारा डेटा सेट है उसके अंदर देखो जो तीन जो कॉलम है, माइलेज का, इंजन का और मैक्स पावर का, इसके अंदर देखिए क्या है, माइलेज दिया हुआ है 23.4 केएमपीएल में, इंजन दिया हुआ है सीसी में, मैक्स पावर दिया हुआ है हॉर्स पावर में, है ना। हम क्या करना है, हमें इसके नंबर से मतलब है, माइलेज में जो नंबर है, इंजन में जो नंबर है, ये सीसी केएमपीएल ये सब में सेम है तो अंडरस्टूड है, इसको हमें ड्रॉप करना है। तो बेसिकली हम इन तीनों कॉलम में एक तीन प्रोसेसिंग लगाएंगे कि इन तीनों कॉलम में जो नंबर है ये रह जाएगा, बाकी सारा हम हटा देते हैं, ठीक है। उसी को करने के लिए यहाँ पे देखिए हमने कोड लिखा हुआ है, एक हमने लिस्ट बनाई जिसमें अपने तीनों कॉलम लिए, ठीक है। अब हम उसको इन तीनों कॉलम में क्या चीज अप्लाई कर रहे हैं, डॉट रिप्लेस क्या कर रहे हैं, देखिए ये एक छोटा सा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसको समझने का ट्राई करना बहुत ही ईजी है। हम लिख रहे हैं कि 0 to 9 जो नंबर है, ठीक है, इसके आगे देखिए क्या लगा हुआ है, ये हैट टाइप का, इसका क्या मतलब होता है, नॉट, यानी 0 से 9 के अलावा जो कुछ भी है उसको रिप्लेस कर दो एम्प्टी से, यानी रिप्लेस कर दो और उसकी जगह कुछ भी मत फिल करो, ये हम कह रहे हैं बेसिकली। और 0 to 9 के अलावा होता क्या है, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, अल्फाबेट हो गया, वो सब हट जाएगा, हमें यही तो हटाना है कि एमपीएल क्या है, अल्फाबेट्स है, ये सब हटा देंगे, सिर्फ नंबर नंबर रह जाएंगे। वही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि 0 से 9 के अलावा जो कुछ भी है उसे एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दो और रेजेक्स उसको ट्रू कर दो, ताकि मतलब ये बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन के होता है, और उसका डेटा टाइप फ्लोट में कन्वर्ट कर दो। 2 लाइन का कोड है तो हमारा सारा प्रोसेसिंग हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग रन कर लेते हैं, पहले ये रन हो गया, अब इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा, इसमें पहले ये देखिए यहाँ पे था पहले की एमपीएल सीसी वगैरह, अब यहाँ पे देखिए ये सब रिप्लेस करने के बाद नंबर्स आ गए, बेसिकली यही हमको चाहिए था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो एक बार आपको ऊपर चल के एक चीज दिखाते हैं पहले, हाँ यहाँ पे देखिए एंड में जाते हैं, ये देखिए टॉर्क वाला जो हमारा कॉलम है इसके अंदर देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हर गाड़ी का अलग अलग लिखा हुआ है। ये देखिए आरपीएम, एनएम, तो देखिए अब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम आपको इंकरेज करेंगे कि आप इस पे 7 मॉडल इसमें भी थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करो, उसको मॉडल में इनपुट देने लायक बनाओ और फिर एक बार ट्रेन करके देखना। लेकिन इसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, जो हमने सच बताया तो इसमें ट्राई किया था, कोई बहुत ज्यादा एक्यूरेसी में फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको कॉलम को हम ड्रॉप ही कर देते हैं, ठीक है, वरना इसमें काफी प्री प्रोसेसिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ड्रॉप करने के डीएफ डॉट ड्रॉप लिखते हो, वो कॉलम का नाम लिखते हो जो आपको ड्रॉप करना है, एक्स इक्वल टू 1 करते हो ताकि कॉलम वाइज ड्रॉप हो, इन प्लेस इक्वल टू 2 कर देते हो ताकि आपको दोबारा असाइन ना करना पड़े, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या है, हमारा जो डेटा सेट था कहाँ गया ऊपर, छोड़ो यहीं पे समझ लेते हैं कहाँ गया, हाँ यहाँ पे इस जगह पे हम अपना डेटा सेट डॉट हेड कर लेते हैं ताकि ऊपर ना जाना पड़े हमें, ठीक है। ये हमारा डेटा सेट है। अब हम यहाँ पे करना क्या है हमको, ये जो ईयर वाला कॉलम है ये क्या है, बेसिकली यहाँ पे समझो, ये ईयर वाला कॉलम है, ईयर इन विच कार वाज बॉट, ठीक है, यानी वो साल है जिसमें कार खरीदी गई थी। तो ये मॉडल में देने से पहले हम एक फीचर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इसके ये नंबर मॉडल हमारा क्या करेगा, हम उससे अच्छा इस नंबर को क्या करें, आज की डेट से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें कार की एज मिल जाएगी, है ना, कार कितनी पुरानी है, 20 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, तो वही हम करते हैं
सबसे पहले इस ईयर कॉलम को रीनेम करके हम एज कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, df डॉट रीनेम कॉलम का नेम कोलन के पहले लिखते हैं जो पुराना नाम है जो कि अभी ईयर है, और कोलन के बाद जो लिखते हैं वो जो नया नाम हमको रखना है, तो हम ईयर को एज में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस लाइन से हमने पहले नेम कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद क्या कर रहे हैं, हम गाड़ी के जो ईयर है उसको हम कितनी पुरानी गाड़ी उसमें बदलने के लिए क्या करते हैं, अभी ईयर कौन सा चल रहा है, 2025 चल रहा है, 2025 से हम एज को माइनस करके एज में ही असाइन कर देंगे, तो हमें गाड़ी की आज की डेट के हिसाब से कितना पुरानी है ये पता लग जाएगा। ठीक है, तो वो हम इसको रन करते हैं पहले सेल को। अब यहाँ पे आपको डेटा दिखाते हैं, ये देखिए एज हमारी अब देखिए कैसी हो गई, 11, 11, 19, 15, 18, यानी कि हमारे डेटा में कि ये जैसे गाड़ी है ये 11 साल पुरानी है, स्कॉडा है ये भी 11 साल पुरानी है। ठीक, तो ये हमारे डेटा में प्री प्रोसेसिंग भी हो गई। अब उसके बाद देखिए, अब इसके डेटा को देखिए हमें क्लियर पता लग रहा है, ये जो डेटा है देखिए आ गया, इसको पहले हटा देते हैं हम लोग। हाँ, अब ये देखिए, इस यहाँ पे देखिए हम क्लियर पता लग रहा है कि हमारा जो मॉडल होता है वो नंबर समझता है, लेकिन नेम तो देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप है यानी ऑब्जेक्ट टाइप है। उसके बाद ये फ्यूल जो है ये डीजल, ये सब ऐसे तो नहीं रहेगा, इसको तो नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे एनकोडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए नेम कॉलम है, इसमें कम से कम 30 से 40 कंपनियों के नाम है, तो इसमें वन हॉट एनकोड करने का पहले हमने सोचा था, लेकिन फिर हमने सोचा लेबल एनकोड कर देते हैं। ठीक है, लेबल एनकोडिंग में क्या होता है, हर कार को एक नंबर असाइन हो जाएगा। तो जैसे मारुति को अगर नंबर 1 असाइन हो गया तो जहां जहां पर भी डेटा में मारुति आया होगा वहां पे 1 से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, लेवल एनकोडर को हमने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे एली में और डॉट फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया, पहले फिट किया फिर ट्रांसफॉर्म किया डीएफ डॉट नेम कॉलम को, ये जो पहला वाला कॉलम था, और फिर इसी में असाइन कर लिया। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं हम। ये हो गया हमारे लेवल एनकोडिंग इसमें नेम, लेकिन अभी भी बहुत बचे हुए हैं। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओनर टाइप आगे ये देखिए, हाँ जो ओनर वाला है इसको ट्रीट करते हैं। अब देखिए इसके अंदर 4 वैल्यूज है टोटल ओनर के अंदर, ओनर का जो ऑर्डर है। अब देखो ये ऑर्डिनल एनकोडिंग क्या होता है, देखो 2 तरह की ऑर्डिनल सॉरी एनकोडिंग होती है, आपको व्हाइट बोर्ड में समझाते हैं। तो एक होती है ऑर्डिनल एनकोडिंग, ठीक है, जो अभी हम करने वाले हैं। उसके बाद होती है एक होती है नॉमिनल, ये भी अभी हम करेंगे समझेंगे। ठीक है, ऑर्डिनल में क्या होता है, हम ऑर्डिनल एनकोडिंग का तब यूज करते हैं जब डेटा में कुछ ऑर्डर हो, जैसे कि आपकी जैसे कि कैसे बताएं, जैसे कि इसी का एग्जांपल लेते हैं। हाँ, तो जैसे कि देखिए फर्स्ट हैंड गाड़ी है, ठीक है, या सेकंड हैंड गाड़ी है, या थर्ड हैंड गाड़ी। ठीक है, मान लीजिए 3 टाइप है। अब ये कहना गलत नहीं होगा, जो फर्स्ट हैंड वाली गाड़ी है उसको प्रायोरिटी हमें ज्यादा देनी चाहिए। तो जो ऑर्डिनल तब यूज करते हैं जब डेटा पॉइंट्स में कुछ ऑर्डर हो, यानी फर्स्ट वाली जो गाड़ी फर्स्ट हैंड होती है उसको हम अगर ऑर्डर 1 दे दें तो ज्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड वाली को हम सेकंड हैंड है इसलिए सेकंड दे देते हैं, यानी इनमें ऑर्डरिंग होती है ना, फर्स्ट ज्यादा अच्छा होता है, सेकंड उससे कम अच्छा होता है, थर्ड उससे भी कम अच्छा होता है, एक ऑर्डर दिख रहा है। वहीं अगर यहाँ पे कोई किसी का नेम होता तो उनमें कोई ऑर्डर नहीं होता किसी के नेम में, समझ रहे हो आप। तो जब कोई डेटा में हमारे ऑर्डर ना हो तो हमें ये नॉमिनल यूज करना चाहिए, जब ऑर्डर हो तो हमें ऑर्डिनल यूज करना चाहिए। जैसे कि आप समझ सकते हो हाई स्कूल, ठीक है, उसके बाद आप जो 12th करते हो और फिर आपका ग्रेजुएशन, तो इसमें आपका ऑर्डर होता है ना, तो अगर आप इसको एनकोड करना चाहोगे सबको तो आप ऑर्डिनल यूज करोगे। हाई स्कूल पहले आता है तो 1, 12th उसके बाद आप करते हो सेकंड, और ग्रेजुएशन आप उसके बाद करते हो थर्ड। इस तरह से ऑर्डिनल एनकोडिंग होता है। नॉमिनल तो बेसिकली आपका जो ऑर्डिनल नहीं होता वो सारा नॉमिनल होता है ना। तो ये हो गया हमारा कहाँ गया, हाँ, तो ये देखिए इस हमारे ओनर वाले कॉलम के अंदर क्या वैल्यूज हैं, टेस्ट ड्राइव कार है, फर्स्ट ओनर सेकंड थर्ड, ठीक है, टोटल 5 टाइप की वैल्यू है। तो हम यहाँ पे वन हार्ट एनकोड सॉरी हाँ ऑर्डिनल एनकोडिंग करते हैं, ऑर्डिनल एनकोड फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं ओनर वाले कॉलम पे। कहाँ गया, हाँ इस ओनर वाले कॉलम पे इसको रन कर लेते हैं सेल को। ठीक है, तो सारा वन हार्ट एनकोड हो गया। अब जो बचे कॉलम, बाकी जितने भी बचे कॉलम आपके, कहाँ गया, हाँ, फ्यूल सेलर टाइप ट्रांसमिशन, इन सबको हम देखो कैसे डील करेंगे। ये देखो फ्यूल सेलर ट्रांसमिशन, अब इनमें तो देखो कोई ऑर्डर होता नहीं, तो इसको हम नॉमिनल यहाँ पे ट्रीट करने वाले। पीडी डॉट गेट डमीज करने से क्या होता है, वन हॉट एंड कोड हो जाता है। ये पैंडास का बहुत अच्छा फीचर है। तो पीडी डॉट गेट डमीज करेंगे, डेटा फ्रेम मेंशन करेंगे और जिन कॉलम में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई करना है, कैटेगोरिकल कॉलम में अप्लाई करना है, ये यहाँ पे दे देंगे और ड्रॉप फर्स्ट इक्वल टू 2 कर देंगे और डीएफ में असाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे सारे वन हॉट एंड कोड हो जाएंगे और इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये जो पीडी डॉट गेट डमीज क्या करता है, ट्रू फॉल्स में रिटर्न करता है। तो उसको हम जब इंटीजर में बदलते हैं तो ट्रू वाली वैल्यू 1 हो जाती है और फॉल्स वाली 0 हो जाती है। ठीक है, इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो क्या हो गया, हमारे डेटा में वैल्यू नंबर्स में हो गई, तैयार हो गया मॉडल में जाने के लिए डेटा। लेकिन बस एक प्रॉब्लम है, आपने पढ़ा होगा कई मॉडल हमने प्रोजेक्ट बनाए भी हुए हैं, हमारे जो फीचर्स होते हैं उनको एक स्केल में होना चाहिए, लेकिन सेलिंग प्राइस में देखो वैल्यू थाउजेंड्स में है, वहीं एज वगैरह की वैल्यू देखो टेंस में है, और फ्यूल डीजल देखो 0, 1 में है। तो हम सबको एक ही स्केल में ले आते हैं, यानी कि मीन 0 और स्टैंडर्ड वेरिएशन इनका वेरियंस इनका 1 कर देते हैं, यानी कि हम स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करते हैं इसमें। ये देखिए स्टैंडर्ड स्केलर अप्लाई करते हैं, एसके डॉट प्री प्रोसेसिंग में स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट किया, स्केलर का एक ऑब्जेक्ट बनाया और फिर ट्रांसफॉर्म किया किसमें, अपने डीएफ डॉट कॉलम्स में, यानी सबके सब कॉलम में। भाई डीएफ डॉट कॉलम करने से क्या होता है आपको दिखाते हैं, अगर कंफ्यूजन हो रहा है, डीएफ डॉट कॉलम करने सारे कॉलम का नेम आ जाता है। ये देखिए ये सारे कॉलम यहाँ पे नेम आ जाएगा
यहाँ पे फिट हो जाएगा अंदर, ठीक है। इन सारे में फिट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्केलर, यानी सब के सब एक 0 to 1 0 के अराउंड सेंटर हो जाएंगे, ठीक है। इसको रन करते हैं, ये देखिए सारी वैल्यू जो होती है 0 के अराउंड सेंटर हो गई, मीन वेरिएंस सबका 1 हो गया, ठीक है। ये देखिए अब इनमें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है कि हमारा वो हो, क्या बोलते हैं, एक रेंज में ना हो, है ना। तो ये यहाँ भी सारा कर लिया। अब हमारी बारी आती है डेटा को अपना वही बेसिक एक्स वाई में स्प्लिट करेंगे। सेलिंग प्राइस जो होता है हमारे टारगेट कॉलम है, तो इसको एक्स में नहीं इंक्लूड करते हैं, तो एक्स डीएफ डॉट ड्रॉप कर देंगे, सेलिंग प्राइस एक्स में आ जाएगा, और जो हमारा टारगेट फीचर होता है वो वाई में होता है ना, डीएफ का सेलिंग प्राइस, तो ये हमारा वाई में आ गया। इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद वही अपना ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाया हमने, ये दोनों एक्स वाई को हमने यहाँ पे पास कर दिया। टेस्ट साइज 0.25 करने का मतलब होता है कि 25% डेटा टेस्टिंग के लिए यूज करेंगे, ठीक है। रैंडम स्टेट 44 लिया ताकि डेटा का रिप्रोड्यूसिबिलिटी के लिए बार बार सब सेल को रन करें तो रैंडम स्प्लिट ना लगे डेटा में, इसके लिए होता है। एक्सटेन वाइट टेस्ट में हमने अपने डेटा को स्टोर कर लिया, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं सेल को। अब अपना हम शेप देख लेते हैं डेटा का, ठीक है। 5000 रोज हमारी ट्रेन में आ गई और 1900 रोज हमारी टेस्टिंग में आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपनी मॉडलिंग शुरू करते हैं। अब आप सोचोगे ये लाइन किस लिए, ये बस ये कुछ नहीं है, जब हमने 3 तरह के मॉडल हम ट्रेन कर रहे हैं उनकी एक्यूरेसी को स्टोर करने के लिए एक डेटा फ्रेम बनाया हुआ है, खाली डेटा फ्रेम है। एक कॉलम का नाम होगा मॉडल और उसकी एक्यूरेसी, ठीक है। ये बेसिकली खाली है, अभी इसको हम बाद में भर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे खाली इसको इनिशियलाइज कर दिया, समझिए आप ऐसे। सबसे पहले हम अपना मॉडल यूज करेंगे लीनियर रिग्रेशन, जो कि ओजी है अपना, एवरग्रीन है ना। तो लीनियर रिग्रेशन मॉडल का हम यहाँ पे एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। उसके बाद देखिए जो मॉडल हमने यूज करना होता है, देखिए क्रॉस वेल कैसे स्कोर होता है, यूज होता है। सबसे पहले जो मॉडल हमें यूज करना है एलआर, इसका जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे पास करोगे आप। उसके बाद जो अपने डेटा एक्स वाई यहाँ पे देखिए हमने निकाला था ना एक्स वाई, है ना। ये एक्स वाई यहाँ पे पास करोगे और सी बी इक्वल टू 10 कितने आप ट्राई करना चाहो क्रॉस फोल्ड के लिए। आप 10 यहाँ पे वैल्यू दी, आप 5 भी देके देख सकते हो। ये हमने यहाँ पे वैल्यू दे दी, ये स्कोर्स नाम का इसका यहाँ पे वो आ जाएगी, एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है। स्कोर में स्कोर्स आ जाएंगे सारे, एक लिस्ट बन के आ जाएगी 10 के 10 जो क्रॉस वैलिडेशन किया गया है उनकी एक्यूरेसी आ जाती है इसमें, ठीक है। उसके बाद अपना लीनियर रिग्रेशन जो हमने लिया था ये तो हो गया क्रॉस वैलिडेशन, ठीक है। एक अपना नॉर्मल भी देख लेते हैं। नॉर्मल में क्या है, सबसे पहले लीनियर रिग्रेशन किया, उसमें एक्स ट्रेन वाई ट्रेन डेटा को हमने फिट कराया, ठीक है। मॉडल हमारा ट्रेन हो गया इस लाइन के बाद। अब उसके बाद जब ट्रेन हो गया ये, तो ये लाइन तो देखिए इसके लिए, स्कोर्स में क्या है देखिए आपको समझाते हैं, ये लाइन कोड, ठीक है। तो पहले कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। हाँ ये इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, छोड़ो बड़ा नहीं हो रहा है, इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए क्रॉस वैल्यू स्कोर में होता क्या है बेसिकली, जैसे आपका ये डेटा है, ठीक है। इसमें आपने 10 लिखा तो आपके डेटा में 10 स्प्लिट्स लग जाते हैं सबसे पहले तो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, 9 को लेते हो, मॉडल को ट्रेन करते हो, 10th वाले में टेस्ट करते हो। उसके बाद इन 9 को लेते हो, नीचे के 9 ऊपर वाले में टेस्ट करते हो। ऐसे आप 10 बार ट्राई करते हो, जो उनकी एक्यूरेसी आती है वो आप स्कोर्स नाम का यहाँ पे आपने स्टोर किया ना, एक लिस्ट में स्टोर करते हो, ठीक है। 10 बार आप 1, 2, ऐसे सारी वैल्यूज आ जाती है। मान लीजिए एक बार 86 एक्यूरेसी आई, फिर 74 आई, फिर 75 आई, तो उसके बाद ये सारा स्कोर में स्टोर होता है, ठीक है। यही यहाँ पे किया स्कोर का हमने फिर मीन निकाला है ताकि हम उसकी एवरेज एक्यूरेसी देख सके, ठीक है। भाई ये तो टोटल 10 टाइम्स आई है ना, जब मीन निकालेंगे तो एवरेज पता लगेगा। तो स्कोर डॉट मीन करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा परसेंटेज से वैल्यू आ जाती है, ठीक। ये हो गया हमारा क्रॉस वैलिडेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हमने मॉडल फिट किया अपना लीनियर रिग्रेशन, उसकी एक्यूरेसी देखने के लिए हमने एलआर डॉट स्कोर किया। अब आप सोचोगे प्रिडिक्ट क्यों नहीं किया, प्रिडिक्ट आप तब करते हो जब आपको वैल्यूज चाहिए, हम सीधा एक्यूरेसी निकाल लें ना, तो उसके लिए एक मेथड होता है डॉट स्कोर करके, ये हम यूज करेंगे। इसमें एक्स ट्रेन वाई ट्रेन भेजा और जो भी इसका स्कोर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अपना यहाँ पे टेस्टिंग वाले डेटा पे ट्राई करने के लिए एक्स टेस्ट वाई टेस्ट और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी एक्यूरेसी आ गई। अब देखिए R2 स्कोर में हमें देखना वैल्यू देनी होती है ना, इसलिए देखिए हमने प्रिडिक्ट यूज किया। R2 स्कोर में क्या होता है, वाई टेस्ट दे दिया और जो हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करेगा एक्स टेस्ट के लिए वो यहाँ पे फिट हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। ये R2 स्कोर उसकी एक्यूरेसी निकालेगा, सॉरी R2 स्कोर निकालेगा, जो भी होता है बेसिकली आपका वेरिएंस, यानी कि इनपुट फीचर्स के लिए कितना हम वेरिएंस एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने टारगेट वेरिएबल के लिए, वो ये एक्सप्लेनेबिलिटी दिखाता है वेरिएंस की। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे R2 स्कोर आ जाएगा, ठीक है। इस सेल को हम लोग रन करते हैं, ये देखिए ये हमारी एक्यूरेसी जाए, बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया लीनियर रिग्रेशन इस डेटा में। अराउंड 69 के अराउंड हमारे टेस्ट डेटा में एक्यूरेसी आई हुई है, ठीक है। और R2 स्कोर 69 आया, यानी कि हमारे डेटा के 69% वेरिएंस को एक्सप्लेन कर पा रहा है। R2 स्कोर का मतलब ये होता है, ठीक है। ये हो गया। दूसरा मॉडल हमारा बैगिंग मॉडल है रैंडम फॉरेस्ट। अब रैंडम फॉरेस्ट एक ऐसा मॉडल है कि काफी डिसीजन, जितने आप चाहो उतने डिसीजन ट्री को मिला के बनाते हो, ठीक है। तो रैंडम फॉरेस्ट होता कुछ नहीं है, मतलब डिसीजन ट्री का ही एक वो होता है, क्या बोले उसको, सम अप होता है बेसिकली। मतलब एक रैंडम फॉरेस्ट के अंदर कई डिसीजन ट्री होते हैं, ठीक है। एंड एस्टिमेटर मतलब क्या होता है, कितने डिसीजन ट्री आप रखना चाहते हो, तो हमने 100 डिसीजन ट्री रखते हैं, ठीक है। मैक्स डेप्थ उनकी क्या होगी, 10 होगी, ठीक है।
ये हमने आरएफ मॉडल यानी कि रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर का एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। फिट किया अपने डेटा को एक्सट्रेन वाइट्रेन में, जो भी हमारा फिट हो गया मॉडल मतलब ट्रेन हो गया, आप अपनी प्रिडिक्शन लेते हैं, ठीक। आरएफ डॉट मॉडल डॉट स्कोर करने का तो उनकी जो प्रिडिक्शन है वो आ जाएगा, स्कोर आ जाएगा बेसिकली एक्सट्रेन वाइट्रेन में, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने परसेंट की वजह से। उसके बाद फिर से अपने टेस्ट पे डेटा पे निकाला, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, R2 स्कोर निकाला। R2 स्कोर निकालने के लिए हमें प्रिडिक्शन देने होते हैं, इसलिए हमने डॉट प्रिडिक्ट किया, ठीक है। तो ये तीनों हमारे आ गए। और हाँ, ये ऊपर आपको ये लास्ट लाइन एक्सप्लेन करना भूल गए थे, ये कुछ नहीं बेसिकली जो मॉडल में हमारे टेस्टिंग डेटा में एक्यूरेसी आई ना, इसको स्टोर करने के लिए LR डॉट स्कोर जो भी आएगा उसको लीनियर रिग्रेशन कॉलम में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पे हमने DF रिजल्ट अपने डेटा फ्रेम में स्टोर कर लिया, यहाँ पे वही रिजल्ट हमने रैंडम फॉरेस्ट के नेम से स्टोर कर लिया, ठीक है। अब तीसरा हमारा मॉडल होगा ये वाला। अब इसमें क्या है, बैग ये देखिए, ये वाला हो गया हमारा बैगिंग का, ये वाला हो गया बूस्टिंग का। रिग्रेसर एक्जी बूस्ट हम यूज कर रहे हैं, इसके अंदर देखिए 100 हम टोटल ट्रीज को ले रहे हैं, लर्निंग रेट 0.1 रख रहे हैं, मैक्स डेप्थ इनका 3 है, ठीक है। मॉडल को ट्रेन किया, वही सिंपली अपने स्कोर निकाले। और यहाँ भी ये बताने भूल गए आपको कि ये देखिए रैंडम फॉरेस्ट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, 97 टेस्ट डेटा में एक्यूरेसी आई है, जबकि वहीं यहाँ पे अपने लीनियर रिग्रेशन को देखो 69 आई थी, है ना। तो उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा मॉडल हमारे रैंडम फॉरेस्ट ने परफॉर्म किया, ठीक। खैर एक्जी पूछ में आते हैं, एक्जी पूछ में हमने वही अपनी एक्यूरेसी निकाली, R2 स्कोर निकाला और यहाँ पे अपने स्टोर कर लिया अपने टेस्ट डेटा में एक्यूरेसी को, ठीक। अब ये देखिए ये 95 आ रहा है, सॉरी ये हाँ 95 आ रही टेस्टिंग एक्यूरेसी, वहीं 97 आ रही थी हमारी रैंडम फॉरेस्ट में, यानी कि रैंडम फॉरेस्ट ने बेस्ट परफॉर्म किया, ठीक। अब देखिए ये जो हमने सबकी एक्यूरेसी को यहाँ पे देखिए स्टोर किया था DF रिजल्ट में, ये क्यों स्टोर किया था, इसलिए ताकि हमें प्लॉट कर सके। अब देखिए DF रिजल्ट से मॉडल का नाम और एक्स एक्सिस में मॉडल का नाम आ जाएगा, जो कि ये देखिए यहाँ पे आ गया, और वाई एक्सिस में क्या उनकी एक्यूरेसी आ गई, जो कि ये है, ठीक है। तो हमको क्लियरली दिख रहा है लीनियर रिग्रेशन ने अराउंड यहाँ पे 65 के अराउंड एक्यूरेसी लाई, रैंडम फॉरेस्ट बेस्ट सबसे हाई, उसे थोड़ी सी कम यहाँ पे एक्जी बूस्ट की थी। ये वही बेसिक अपना प्लॉट हमने किया हुआ, जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो मैंने इंक्लूड नहीं किया था, लेकिन बाद में बिल्कुल एंड टाइम पे मैंने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए भी थोड़ा सा कोड इंक्लूड कर दिया, क्योंकि फ्यूचर में आप कभी कोई मॉडल पे काम करो तो आपको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कैसे करनी है ये समझ में आ जाए, ठीक है। इसमें करना कुछ नहीं होता है, हमने 3 तरह के मॉडल ट्रेन किए हुए हैं, ठीक है। अब हम उनके उनमें से किसी एक मॉडल के लिए हाइपर पैरामीटर फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। हमने डिसाइड किया कि हम अपने रैंडम फॉरेस्ट के लिए जो कि बेस्ट परफॉर्म किया उसी के लिए हाइपर पैरामीटर फाउंड करते हैं। देखो कैसे फॉर्म होता है, एसके लर्न डॉट मॉडल सिमुलेशन से आप ग्रिड सर्च सीवी को पहले इंपोर्ट करते हो, ठीक है। ये ग्रिड सर्च सीवी होता है जो आपको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ग्रिड सर्च सीवी होता है, ये देखिए इसके अंदर कुछ वैल्यू दी जाती है, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना होता है कौन सा मॉडल है जिसको आपको ट्रेन करना है, ठीक है। तो हमारे लिए रैंडम फॉरेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद आपको बताना होता है पैराम ग्रिड्स, क्या पैरामीटर देना चाहोगे जिसके लिए आप रैंडम फॉरेस्ट को ट्राई करोगे। तो उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे पैराम ग्रिड असाइन किया हुआ है, जो यहाँ पे हमने दिया हुआ है और यहाँ पे असाइन किया हुआ है, मतलब सॉरी क्या बोलेंगे इसको, उनकी वैल्यूज यहाँ पे हमने बताई हुई है, और क्रॉस वैलिडेशन 5 बार करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो रैंडम फॉरेस्ट में हमने एन एस्टिमेटर और मैक्स डेप्थ दिया था, लेकिन यहाँ पे से देखिए एक एक वैल्यू दी थी ना, हमें पता थोड़ी था, यहाँ पे तो हमने रैंडम वैल्यू दी हुई थी, मॉडल ने हमें 97 दी थी। लेकिन जब आप कंपनी में प्रोडक्शन लेवल पे प्रोजेक्ट बनाते हो तो वहाँ पे रैंडम वैल्यू नहीं देते हो, आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है। एन एस्टिमेटर मैक्स डेप्थ की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप ट्राई करते हो, ठीक है। तो वही आपने किया, एन एस्टिमेटर के लिए इस पर 3 वैल्यू दी, इन तीनों को ट्राई करो, मैक्स डेप्थ के लिए भी हमने 3 वैल्यू दिए, इन तीनों को ट्राई करो, ठीक है। तो मॉडल हमारा यहाँ पे लेगा, पैराम ग्रिड में आ जाएगा, ठीक है। और ग्रिड सर्च सीवी में क्या करेगा, क्रॉस वैलिडेशन 5 टाइम्स होगा, ठीक है। इसमें मॉडल फिट होगा, और इसकी फिट होने के बाद जब हमारा मॉडल ट्रेन हो जाता है तो हम यहाँ से देख सकते हैं एक एट्रीब्यूट होता है ग्रिड सर्च डॉट बेस्ट पैरम्स करने से उस मॉडल के इनमें से किन वैल्यूज के लिए बेस्ट उसने परफॉर्म किया वो यहाँ पे दिखा देता है। यानी कि हमारा जो मॉडल है वो कह रहा है 15 की जो मैक्स डेप्थ है वो बेस्ट है, और जो 300 एस्टिमेटर की एक्यूरेसी है ये भी बेस्ट है, यानी कि 300 एस्टिमेटर का साइज होना चाहिए और मैक्स डेप्थ होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए, ये हमारे बेस्ट पैरामीटर है। तो उसने सारे कॉम्बिनेशन जब ट्राई कर लिए 3x3, यानी कि टोटल उसने 9 ट्रीज को बनाया, डिसीजन ट्रीज को, सॉरी रैंडम फॉरेस्ट 9 टोटल रैंडम फॉरेस्ट को बनाया, और उसके बाद उसने फाइंड किया कि ये वैल्यू इनके लिए बेस्ट है, ठीक है। और साथ में एक एट्रीब्यूट होता है डॉट बेस्ट स्कोर, इसको करने से आपको बेसिकली वो बेस्ट स्कोर आ जाता है, ठीक है, जो इस क्रॉस वैलिडेशन से आया होगा, ये आ गया। अब उसके बाद देखिए क्या होता है, मॉडल तो हमने बना लिया, लेकिन अगर आपसे आपकी कंपनी में मैनेजर पूछे, इसे बोलते हैं एआई एक्सप्लेनेबिलिटी, ये अभी भी आई है। पिछले प्रोजेक्ट में हमने देखा होगा, नहीं पिछले के पिछले प्रोजेक्ट में हमने शेप वैल्यूज को यूज किया था कि कौन सा फीचर हमारे मॉडल की ट्रेनिंग में कितना इंपॉर्टेंट था, कितना उसने कंट्रीब्यूट किया था, बेसिकली फीचर इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब देखो फीचर क्या होता है, यही जो हमारे कॉलम थे यहाँ पे, ये सारे कहाँ गया, ये सारे कॉलम जो होते हैं ये फीचर्स होते हैं ना, लेकिन इनमें से कौन सा फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया हमारे प्रिडिक्शन सही करवाने में, इस तरह से आप समझो। तो उसी के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे रैंडम फॉरेस्ट के अंदर डॉट एक एट्रीब्यूट होता है डॉट फीचर इंपॉर्टेंस करके, ठीक है। इसको जब आप करते हो तो आपको क्या पता है हर फीचर का क्या इंपॉर्टेंस है, वो आप वैल्यू आपको इंपॉर्टेंस में आ जाती है, ठीक है। और जो उनका नेम था वो हमने फीचर नेम में ले लिया, उसके बाद ये हमने प्लॉट किया, देखो ये क्या प्लॉट किया हमने, एक बार प्लॉट किया। ये क्या बताता है हमें, जो मैक्स पावर नाम का फीचर था, यानी गाड़ी की मैक्स पावर क्या थी, वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है हमारे मॉडल में, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर कोई है तो वो है मैक्स पावर, देखो कितना ज्यादा इसने इंपॉर्टेंट फीचर है। उसके बाद एज, गाड़ी की एज क्या है, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है, ये हमारा मॉडल बता पा रहा है, मतलब कि
गाड़ी कितनी पुरानी है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। उसके बाद गाड़ी कितना चली है, किलोमीटर ड्रिवन, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्यूल टाइप इंपॉर्टेंट नहीं है, या आप कह सकते हो कम इंपॉर्टेंट है, ट्रांसमिशन इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कम इंपॉर्टेंट है ना। तो यानी कि मैक्स पावर, एज और किलोमीटर ड्रिवन, ये तीन इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी मदद से रैंडम फॉरेस्ट ने प्रिडिक्शंस किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारा टोटल आज का प्रोजेक्ट था। होप करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया हो, लेकिन सारा कुछ समझाने का ट्राई किया गया व्हाइट बोर्ड में, साथ में यहाँ पे भी, और लिखने में बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया गया है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे होप करेंगे आप इसको ट्राई करोगे और अपने नॉलेज को इंप्रूव करोगे, ठीक है। तो आई मस्ट बिकम स्ट्रॉन्गर के साथ हम यहाँ पे खत्म करते हैं। थैंक यू गाइज।